नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी की, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद जब लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो एक बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में चल रही थी। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका सब उसमें मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी। वो बैठक अब खत्म हो गई है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही है। क्या खबर है? तो कांग्रेस मुख्यालय में बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आप देखे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद थी और इसमें ये चर्चा होनी थी कि आखिर आगे का कदम क्या उठाए कांग्रेस पार्टी। इसमें यह भी तय होना था कि लीगल कोर्स क्या रहेगा और इसी के साथ साथ पार्टी क्या इसे एक आंदोलन के तौर पर भी आने वाले वक्त में उठाएगी। पी चिदंबरम से लेकर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के इस बैठक में मौजूद और यहीं से कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की रणनीति बना रही है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच गए थे। आपको बता दें, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री लामबंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। നിയമപരമായി പ്രതികരിക്കാനും അതോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ രംഗത്ത് ഒരു ഐക്യനിര കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമം അതെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ജില്ലാതലം മുതൽ ആരംഭിക്കും. കേരളത്തില് ഞങ്ങള് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് മുതൽ രാജ്ഭവൻ സത്യാഗ്രഹം മുതൽ ഞങ്ങൾ പല പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന ജില്ലയിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद बैठक हुई थी जिसमें विकल्पों पर आगे की रणनीति पर चर्चा होनी थी। वो बैठक अब खत्म हो गई। उसी बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम, अशोक गहलोत भी बाद में पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री सभी नेता उसमें मौजूद थे और यहीं पर ये रणनीति तय हो रही है कि आगे कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर बैठक अब खत्म हो गई है। मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम टॉप लीडरशिप मौजूद रही, लेकिन राहुल नहीं पहुंचे। मतलब राहुल को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय पर। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर अटैक किया और उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद हो रही है इस वक्त सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हैं और अब राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, 2029 का चुनाव लड़ने योग्य होंगे या नहीं, इसका जवाब कानूनी पेचीदगियों के बीच पूरी तरह उलझ गया है। लेकिन राहुल ने अयोग्य घोषित होने की व्याख्या 2 वाक्यों में की। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल ने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, समझिए। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा के चलते राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। अगर आज की तारीख में इस फैसले को समझें तो राहुल गांधी की पीएम दावेदारी पर सीधा असर पड़ेगा। राहुल गांधी 2024 और 2029 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, लिहाजा उनकी पर्सनल इमेज पर असर पड़ेगा। अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। मानहानि केस में आपने राहुल की सियासी हानि के बारे में देखा, लेकिन क्या कांग्रेस इस फैसले को अपने पक्ष में भुना पाएगी?
राहुल गांधी के मामले को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर भुनाएगी। अयोग्यता केस को अडानी पर राहुल के सवाल से जोड़ेगी। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के मानहानि केस में पहले दोषी ठहराए जाने और फिर सदस्यता रद्द होने में अपना नफा देख रही है। राहुल गांधी की टिप्पणी को ओबीसी के अपमान से जोड़ा, पिछड़ी जाति की अस्मिता को मुद्दा बनाकर राहुल को घेरा, कोर्ट के फैसले को हथियार बनाकर राहुल पर निजी हमला। राज्यों का चुनाव अब मोदी बनाम राहुल पर होगा, जिसमें बीजेपी को फायदा होता है। भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है, कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। अब पूरे केस का तीसरा एंगल समझिए। राहुल गांधी के फैसले के बाद बिखरा हुआ विपक्ष अब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे। तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद संपूर्ण विपक्ष 2024 से पहले एकजुट होगा? क्या 2024 में संपूर्ण विपक्ष बनाम बीजेपी होगा? आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी और अर्पिता आर्या दोनों हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। चित्रा, क्या कुछ रणनीति पर चर्चा हुई? यहाँ पे बैठक खत्म हुई है या क्या विकल्प हैं? क्या कुछ बैठक से कुछ खबर आ रही है बाहर? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें यही तय किया गया है कि किस तरह से अब ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को तुरंत राहत दिलाई जाए। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी करते हुए, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर कैसे और हमला किया जाए, क्योंकि ये जो दंगल अभी शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि ऊपरी अदालत से राहुल को राहत मिले और इसी को लेकर ये माथापच्ची चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है कि डिटेल में बाकायदा अंजना इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी की यहां पर मौजूदगी नहीं थी, राहुल गांधी अपने घर पर भी नहीं थे, अकेले ड्राइव करके वो कहीं बाहर निकले हैं। यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए पसोपेश की स्थिति है, उनके पास पूरा वक्त था। दिन में अगर वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा लेते तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती, जैसा कि एक्सपर्ट मान रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में, सदस्यता चली गई है, उसको कैसे बचाया जाए, वापस लेकर आया जाए, ऊपरी अदालत से स्टे ऑर्डर लगाया जाए, क्योंकि अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो फिर 2031 तक के लिए ईवीएम से राहुल गांधी का नाम हट जाएगा। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे उसमें पी चिदम्बरम हो, चाहे उसमें सलमान खुर्शीद हो, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हुए थे, खुद सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी थी। दिग्गजों की मौजूदगी के बीच में बड़े निर्णय लिए गए हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें और जानकारी दी जाएगी और सबकी नजर इस बात पर रहेगी अर्पिता कि आखिर कांग्रेस पार्टी अब क्या करती है। कानूनी विकल्प, और ये सवाल पूछा जा रहा है, बार बार बीजेपी उठा रही है कि पवन खेड़ा में तो आप चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और फौरन आपने 1 घंटे में स्टे ले लिया था। राहुल गांधी में बीते दिन का फैसला आने के बावजूद आप लोग आज तक क्यों नहीं गए? और वो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई साबोटाज कर रहा है राहुल गांधी की परिस्थिति को। बिल्कुल अंजना, देखिए यहाँ पर वही बात है कि रणनीति, बीजेपी की रणनीति हमेशा 2 कदम आगे की रहती है और कांग्रेस पार्टी कई बार, जैसे गोवा में देख लीजिए, कई जगहों पर जो आपकी देरी रही है वो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा है। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। अब आज भी आप देखिए, जब यहाँ पर मीटिंग का दौर हुआ, मुद्दा राहुल गांधी थे, मुद्दा राहुल का लंदन वाले बयान से लगाकर मानहानि के बाद सदस्यता जाना, राहुल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारत जोड़ो एक तरफ आप करते हैं, दूसरी तरफ आप यहीं पर आज मीटिंग में नहीं थे, जो सुबह मार्च है, आप मार्च में नहीं थे, उसके बाद आप गाड़ी लेकर कहीं घर से निकल जाते हैं, कहाँ गए राहुल गांधी किसी को पता नहीं है। तो राहुल गांधी
जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन और चिंतन कर रही है, उनको फ्रंट पर आकर इस वक्त होना चाहिए। वही राहुल गांधी अभी पीछे सीट में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अब राहुल अगर पीछे हैं तो आगे सीट कौन चलाएगा? कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा कौन होगा? बड़ा सवाल बन रहा था। अभी तक हम पूछते थे कि विपक्ष क्या राहुल को स्वीकार करेगा बड़े चेहरे के तौर पर, लेकिन अब दिक्कत तो ये है कि अगर राहुल ही चेहरा नहीं हुई तो विपक्ष का चेहरा कौन होगा? पी चिदम्बरम भी हमारे साथ यहाँ देखिए, आप लगातार ये नेता जो है वो निकल रहे हैं। मीटिंग जो है वो खत्म हुई है। आपसे थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी जो है वो खत्म हुई थी। राहुल जी ही चेहरा रहेंगे विपक्ष का। ऐसे सदस्यता तो चली गई। देखो ऐसा है, सदस्यता कुछ टाइम के लिए भंग की और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम बोलेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की। हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से। और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो जयराम रमेश ये जानकारी देते हुए बैठक में संगठन को लेकर बातचीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति, आने वाले मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी ये राहुल गांधी की सदस्यता जो ऐसे अयोग्य उन्हें घोषित किया गया है इस मुद्दे को उठाएगी। इस बीच आपको बता दें राहुल गांधी सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने तस्वीर भी डाली है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की भी तस्वीर डाली है और उन्होंने 2 बार ये बात लिखी है, भारत की आवाज। इस बीच आपको बता दें कि राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर अटैक किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा।
आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल खड़ा किया, नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर सवाल खड़ा किया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है, पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बहरहाल पूरे मामले पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं भी शुरू हो गई। उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था। 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मजिस्ट्रेट द्वारा। तो दोनों में ही आपसी जंग अब छिड़ गई है इस मुद्दे पर। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रांची जैसे शहरों में आमने सामने भी हो रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पत्थरबाजी तक हुई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ गरज रहा है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द आखिर क्यों हुई। राहुल गांधी पर मानहानि का केस किसने और क्यों किया? राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि के केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी? आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। मोदी जी डरते क्यों हैं? जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। बुखलाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार राहुल गांधी से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं, लेकिन आज वो सांसद नहीं थे बल्कि पूर्व सांसद थे। यकीनन आज राहुल गांधी के मन में जरूर चल रहा होगा कि वो कैसे संसद से पल में पराये हो गए। हम आपको बता दें कि सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी संसद में कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में पहुंचे थे, क्योंकि वहां कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी एक ही झटके में कैसे पूर्व सांसद बन गए। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी का 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार की रैली का भाषण सुनाते हैं। 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं,
आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जी हाँ, रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। रविशंकर प्रसाद जी, पूरा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि ये जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट कर रही है आपकी सरकार, और इसी वजह से उनके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर है। वो यहां तक कि कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं जज ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की थी। दूसरी तरफ लाइटनिंग स्पीड से उनकी सदस्यता को खत्म किया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आपका जवाब? मुझे आप सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए अंजना जी। ये पूरे विषय को आपने भी देखा है। ये 2019 का भाषण उनका है ना, जिसमें कहा सारे मोदी सरनेम चोर क्यों होते हैं। उन्होंने पूरे एक समाज को इंसल्ट किया है, एब्यूज किया है। कोई इसका पॉलिटिकल मतलब नहीं था, जिसमें अधिकांश पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग होते हैं। बिहार में इनको काफी पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, बाकी जगह भी हैं, कुछ पारसी भी हैं, कुछ जैन भी हैं, अधिकांश लेकिन वही हैं। अब आपका ट्रायल हुआ, उसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। जज ने 3 साल के बाद कहा कि आप माफी मांगने को तैयार हैं, तो नहीं मांगा। याद होगा राफेल केस में भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भी उन्होंने माफी मांगा था, जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के खिलाफ 7 मामले चल रहे हैं अवमानना के। पटना में सुशील मोदी ने भी केस फाइल किया, वो भी एक मोदी है। आप कानून मांगेंगे नहीं, आप जब चाहेंगे सबको एब्यूज करेंगे। आप लंदन जाके भारत की डेमोक्रेसी को एब्यूज करेंगे। आज जब कानूनी कार्रवाई हुई तो आप इस तरह से बोलते हैं। अब दूसरा विषय आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपके दर्शकों के लिए जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8(3) के अंतर्गत स्पष्ट बात का प्रावधान है, 2 साल से ऊपर या 2 साल की सजा हुई तो आपकी अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। और देखिए आज के अखबारों में सूची छपी है, 32 लोग, मैं सामने लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें लालू प्रसाद भी हैं, जयललिता जी भी रही हैं, हमारे बीजेपी के 6 एमएलए रहे हैं, बिहार में 6 एमएलए गए हैं तो गए हैं, चुनाव हुआ है, हर पार्टी के लोग हैं। तो राहुल गांधी स्पेशल क्या है इसमें, आप मुझे बताइए। कानून कानून है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं अंजना जी, आप भी तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए, कल उनको सजा मिलती है कन्विक्शन के बाद, कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े वकीलों की बैटरी है, राज्यसभा तो भरी हुई है, देश के महानतम वकील उनके साथ बैठते हैं। किसने रोका था कि चार्टर प्लेन से जाकर सेशन कोर्ट में स्टे का प्रयास नहीं करते कन्विक्शन पर? हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। अगर पवन खेड़ा के मामले में दिल्ली के एयरपोर्ट के ट्रामेक्स से दौड़कर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में स्टे हो सकता है गिरफ्तारी का, तो राहुल गांधी के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये बात मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं अंजना जी, ये प्रयास क्यों नहीं किया गया? ठीक है, लेकिन आज पूरी की पूरी पार्टी, राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने को, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी पार्टी आज लामबंद है। उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, सारे नेता मौजूद थे, सबने बैठक की है, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये जो देरी की बात आप कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस का जवाब है कि चूंकि गुजराती में फैसला था, इसीलिए हमें अनुवाद करके उसको समझकर उस पर अपना अपील फाइल करने में टाइम लग रहा था। मैं आपसे जो प्रश्न आज उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो मुझे हंसना पड़ा। अच्छा रुकिए अंजना रुकिए, मुझे हंसना पड़ेगा। ये गूगल का जमाना है ना, इंस्टेंट ट्रांसलेशन होता है ना, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्ट हो गए, और इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज, और शक्ति सिंह गोहिल भी वकील है, मुझे कल ही मालूम हुआ, वो कोर्ट में वहां मौजूद हैं। तो क्या 50-60 पेज ट्रांसलेट नहीं हो सकता था क्या? क्या बात करती हैं आप, क्या बात? दूसरा उनका आरोप है सर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जज ने नहीं किया। दूसरा आरोप तो सुन लीजिए सर, उस पर पॉइंटेड, क्योंकि आप खुद इतने जानकार हैं कानून के, तो आप जवाब देंगे, मायने रखेगा। देखिए, उन्होंने कहा मामला दूसरे राज्य का,
लेकिन गुजरात में सुनवाई होती है, जज बदले जाते हैं और फिर जो जज आते हैं उसके बाद एक सुनवाई होती है और फैसला आ जाता है। पी जज ने नहीं किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस पर आपका क्या जवाब? पहले आप सारी बातों का जवाब सुन लीजिए। अगर आपने गुजरात में भी बोला कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो ये पूरे देश में सुना गया और जिसका भी सरनेम मोदी है, जो सूरत के कंप्लेंट का था, उसको भी पूरी शिकायत है। जैसे पटना में सुशील मोदी को अधिकार है। मैं आपसे अंजना एवं कश्यप एक सवाल पूछता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, विनम्रता से पूछ रहा हूं। अब वो कैसा लगे कोई कहे कि सारे कश्यप अजीब प्रकार के क्यों होते हैं, या सारे प्रसाद बड़े घटिया किस्म के लोग क्यों होते हैं? आपका सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है। आपको पीड़ा पहुंचती है और आप गाली देंगे, आप एब्यूज करेंगे, आप स्कैंडलाइज करेंगे, तो कानून में अधिकार है कि हम कानून की राह जाएं और वहां अपनी बात कहें। अब जहां तक कि तो आप कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो खड़गे जी ने कहा कि जानबूझकर न्यायालय को बदला गया था, तो ये तो आप तो कोर्ट के ऊपर भी आप अविश्वसनीयता की बात, यही उन्होंने राफेल में भी कहा था। याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने गहन टिप्पणी की थी इनके खिलाफ, उन्होंने माफी मांगा था। ये कोई इनके पक्ष में फैसला है, सब ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया नहीं किया, आप मुझे ये बताइए, कोई ट्रायल होता है अंजना ओम कश्यप, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो उस ट्रायल को सुनता है या एक मजिस्ट्रेट, उसका ट्रांसफर होता है, तो दूसरा जो आता है वो कहां से शुरू करता है? जहां तक कार्रवाई हो गई उसके आगे शुरू करता है, क्योंकि सब तो रिकॉर्ड पर है ना, गवाही वगैरह सब। तो क्या क्या बातें कही जा रही हैं। और अगर इतनी ही बात थी, ठीक है, तो ये बात अंजना ओम कश्यप और पत्रकार को बोलने की बजाय कल क्यों नहीं कहा कोर्ट में जाकर के? किसने रोका था? तो अब देखो, मुझे हंसने की इच्छा हो रही है। इतने बड़े बड़े वकील, देश के नामी गिरामी वकील कांग्रेस की। अब रैपिड फायर में सर 5 सवाल है आपसे, जल्दी जल्दी पूछती हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी के पास सदस्यता वापस पाने का कोई विकल्प है? आप कानून के जानकार भी हैं, बता दीजिए। मैं राहुल गांधी का लीगल एडवाइजर नहीं हूं अंजना ओम कश्यप। उनके पास बड़े बड़े देश के वकीलों की फौज है, यह एडवाइस वो उनको करेंगे। अगला सवाल, क्या जल्दबाजी दिखाई लोकसभा स्पीकर ने? क्या राहुल गांधी के केस में लोकसभा स्पीकर की तरफ से जल्दबाजी हुई? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आजम खान के केस में क्या हुआ था? भाजपा के उम्मीदवार सैनी साहब के केस में क्या हुआ था एमएलए उत्तर प्रदेश में? मैं फिर कह रहा हूं, लालू प्रसाद के केस में क्या हुआ था? जलता केस में क्या हुआ? अंजना ओम कश्यप जी, कानून है कि द मोमेंट यू आर कन्विक्टेड द डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स किकिंग इन। ठीक, यही था 13 में, जिसके लिए ऑर्डिनेंस लालू प्रसाद के दबाव में आ रहा था, याद होगा आपको, जिसको उन्होंने फाड़ के नॉनसेंस कहा था। तो अब ये, और इसलिए मैंने 32 की सूची आपको दे दी। हाँ, ये अगला सवाल सर, राहुल गांधी की ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, माना जा रहा है 2+6 8 साल की सजा, लेकिन अगर कोर्ट से चेंज हो जाता है, उनकी सजा कम कर दी जाती है, तो क्या उनकी सदस्यता बरकरार हो जाएगी? वो चुनाव लड़ पाएंगे? अगर कोर्ट से उनका कन्विक्शन, उनको निर्दोष आगे बता दिया जाता है सेशंस हाई या किसी कोर्ट से, तो फिर क्या होगा? देखिए, अब ये बड़ा गंभीर सवाल है। अब इस पर लॉ उतनी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक बार जब लोकसभा के स्पीकर नोटिफाई कर दिया तो ये फाइनल हो जाता है। बाय इलेक्शन इज द ओनली वे आउट। हाँ, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन स्पीकर का है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब कोर्ट क्या करेगा? अपील में जाइए आप, बाकी करिए आप, अलग विषय है। लेकिन एक बात जब वैकेंसी हो गई, और फिर सुप्रीम, और इस बात को आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, द मोमेंट कन्विक्शन इज डन द डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स किकिंग इन अनलेस ए सुपीरियर कोर्ट स्टेज इट। सिंपल सी बात है। और ये कोई पहली बात तो हुई नहीं है, मैंने 32 लोगों का आपके सामने नाम बता दिया। जी, आपने पहले ही कह दिया, तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। कानूनी विकल्प क्या है उनके सामने कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए आपने पहले ही कह दिया कि आप लीगल एडवाइजर नहीं है। जो अगला सवाल है हमारी तरफ से लिखा हुआ, वो अगला सवाल आपको पूछ लेते हैं। क्या मानहानि केस में राहुल गांधी इस 2 साल की सजा से बच सकते थे? देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, नेता जो होते हैं ना, उनको एक अपना बड़ा हृदय रखना चाहिए और कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोगों के पूरे सामाजिक ताने बाने में गड़बड़ी होती हो। राहुल गांधी सॉरी बोल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी का जो अहंकार है,
आज भी उनकी बहन, नॉर्मली मैं उनकी बहन पर कमेंट नहीं करता हूं, आज भी क्या कहा जा रहा है, हमारे परिवार ने लोकतंत्र को बनाया है। बहुत हो गया परिवार। मान लिया आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी जी प्रधानमंत्री थी, आपके परनाना प्रधानमंत्री थे। अब ये 75 ईयर्स आजादी के बाद का हिंदुस्तान दूसरा है। एक गरीब का आदमी भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को दुनिया की बड़ी ताकत बना सकता है, 5th इकोनॉमी वर्ल्ड की बना सकता है। और वो शख्स कितना मजबूत है उसका संकेत दिल्ली में दिखाई पड़ गया अंजना जी, कि जब खालिस्तान के लोग आक्रामकता कर रहे थे हमारे हाई कमीशन पर, तो कार्रवाई के अभाव में दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने की सुरक्षा क्या हुई आपने देखा होगा, और उसके बाद कार्रवाई क्या हुई भी आपने देखा होगा। धन्यवाद ब्रिटिश सरकार का, वो देर से जागे। तो ये होता है जब एक मजबूत नेता होता है जिसकी हिम्मत होती है और देश आगे बढ़ता है, भले वो गरीब परिवार का हो और चाय बनाने वाले का बेटा हो। रविशंकर जी, आपसे कहना, रविशंकर जी, एक बार हम आपको सबके लिए समान है राहुल गांधी जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कानून सबके लिए समान है, लेकिन यही कांग्रेस का कहना है कि आपने असामान्य कार्यवाही और तेजी उनके खिलाफ दिखाई है। एक बार 2019 का उनका वो बयान अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आपने कहा सारे मोदी चोर हैं, लेकिन उन्होंने दरअसल क्या कहा है वो सुना देते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। रविशंकर जी, बस अब इसका क्या मतलब हुआ? सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? स्टॉप हियर। सारे चोरों के नाम, और ये आप मुझसे ना पूछिए अंजना जी, ये राहुल गांधी को कोर्ट में एक्सप्लेन करना था। और अगर उनको लगा कि मेरे बोलने से मोदी समाज को आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। ये बोलने से किसने रोका था उनको? हाँ, लेकिन समस्या दूसरी है। राहुल गांधी कैनॉट मेक ए मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज ही इज द ग्रेट लीगेसी ऑफ द गांधी नेहरू फैमिली, son of a prime minister, grandson of a prime minister, great grandson of a prime minister, great son of मोतीलाल नेहरू। समस्या वहां है अंजना जी, लेकिन 75 ईयर्स के बाद देश बदल गया है। और यही मैं आपसे एक बात कहूं, और ये आप आज तक के दर्शकों को बताना जरूरी है। इनके जब नेशनल हेराल्ड के करप्शन केस में इनके यहां रेड पड़ी और वाड्रा के केस में सवाल जवाब हुआ, तो यही बात की थी कि हमारे खानदान ने देश के लिए त्याग किया। और इन लोगों ने नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने के लिए क्या क्या काम नहीं किया। 12 घंटा उनकी पूछताछ की गई। क्या भाजपा के लोग सड़कों पर आए? नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ये देखने का नजरिया है। वहां तो मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। और वही मोदी जी जनता के आशीर्वाद से, अपने काम से कहां से कहां पहुंचे और देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। तो सोचने का नजरिया है अंजना जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल है, छोटा सा 2 लाइन का जवाब दे दीजिएगा। कुछ की पॉलिटिक्स काम की है। ठीक है, 2 लाइन का जवाब दीजिएगा एकदम। प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर खोजना चाहिए। क्या राहुल गांधी के लिए जो ये आपदा आई है संसद सदस्यता खोजने में, उसमें ओबीसी कार्ड खेलकर आप लोग अवसर देख रहे हैं? क्योंकि अब ओबीसी मंत्रियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक की है कि एक आंदोलन देश भर में छेड़ा जाएगा। छोटा सा जवाब। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज के दिन आप क्यों कह रहे हैं कि छोटा जवाब दीजिए? हम क्यों नहीं खोजेंगे? हम क्या गलत काम कर रहे हैं क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर कोई कमेंट करे नेता की सारे प्रसाद बड़े संदेहास्पद होते हैं या चोरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्या मैं अपने को दुखित नहीं महसूस करूंगा? बस यही सिंपल सवाल है। तो अगर ओबीसी समाज प्रताड़ित हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया देने का। हाँ बिल्कुल। और राहुल गांधी को फोर्स करके बताने का कि तुमको माफी मांगना पड़ेगा। हमारा समाज इंसल्ट विश्वास नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमने आपको सुनाया, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो किया है वो एक समुदाय का अपमान है, और बार बार यही बात बीजेपी बोलती हुई। इस बीच अगर आप पूरे मामले को करीब से देखें तो राहुल गांधी पर मानहानि का केस किसने किया? पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी विधायक हैं बीजेपी के गुजरात में, इससे पहले वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं गुजरात सरकार में। उन्होंने, पूर्णेश मोदी ने प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले पर। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कल जो
सूरत की कोर्ट में ये जो फैसला सुनाया है, उसके बाद कानून का काम कर सकते हैं, होता रहेगा वो। कितनी बड़ी जीत है? नहीं, कल भी मैंने बताया, जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सामाजिक अपमान का है। देखिए, हमारा जो समाज है पूरे भारतवर्ष में है, मैंने हमारी याचिका में भी डाला है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरनेम से है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तेली समाज से सब जुड़े हुए लोग हैं, और इसके बारे में डिटेल में आगे भी बताया था, और ये पूरा समाज ओबीसी से भी है। तो मेरा मानना पहले दिन से है कि सामाजिक ऐसे अपमान हम नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे। तो पुणेश मोदी ये कह रहे हैं, इन्होंने ही दरअसल ये केस दायर किया था कि आपने मोदी समुदाय का पूरा अपमान किया है, और अब वो पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए आपको कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कैसे पूरी कांग्रेस सरकार पर भड़की हुई है। खड़गे साहब, क्या आप लोग को अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, और किस तरह से, कितनी बड़ी संकट की घड़ी है ये आपके? ये देखिए, पॉलिटिक्स में जब हम लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में जब हम उतरते हैं, तो हर चीज पे हमको लड़ना पड़ता है। ये राहुल जी सत्य के लिए लड़ रहे थे और अहिंसा मार्ग से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जबान बंद करने के लिए इतने लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ताकि उनको सच बोलने से रोका जाए। और इससे उनको बड़ी खुशी हो गई होगी, लेकिन पूरे देश के लोग बड़े चिंतित है। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है, और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है, और लोकतंत्र में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पे अगर ताला लगाते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। और राहुल जी बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इसका मुकाबला करेंगे। वो पहले भी करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है। एक नेता को उसकी छवि खत्म करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये होने वाली बात नहीं है। उन उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। जी, पर इसको प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों का प्रधानमंत्री ने भरी संसद में अपमान किया, राहुल गांधी के नेहरू सरनेम को लेके सवाल खड़ा किया। लेकिन आज ये इस पे बीजेपी इसलिए आ गई क्योंकि लगातार राहुल गांधी अडानी का मसला उठा रहे हैं। सच है, अदानी का मसला बार बार उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो खुद ही पैसे बनाने के लिए वो मदद कर रही है। तो राहुल ही क्यों, मतलब राहुल को ही क्यों चुप कराना चाहेगी सरकार? बिकॉज बार बार वो सत्य बोलते हैं, और इस विषय पे उनका जो कहना है मजबूती से कहते हैं, दूसरों के जैसा आधा बोल के आधा छोड़ नहीं देते। पर आपको लगता है कि नाइंसाफी है, राहुल गांधी को समय कम दिया गया, मतलब कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो गई है, क्या इसको लेकर भी आप लोग मुद्दा बनाएंगे कि बोलने का मौका नहीं मिला? ये देखिए, जो जिस लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने काम किया, यही दर्शाता है कि वो राहुल जी का मुंह बंद करना चाहते हैं। राहुल जी को सदन से बाहर अगर निकालेंगे तो उनको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने एक तर्क बना लिया है। लेकिन राहुल जी जो अंदर बोलते हैं वो बाहर भी बोलते रहेंगे, हमारे मीटिंग्स में भी बोलते रहेंगे,
देश के तमाम कोने कोने में जाकर वो अपनी बात को रखेंगे और इस मुद्दे को तो छोड़ेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर माफीनामा दे देते या कह देते कि भाषा में गलती हो गई कोर्ट में, तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। बार बार जज ने पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। क्या वो गलती हुई या उस पर आप लोग टिके? गलती क्यों हो गई? अरे ये कोलार में इलेक्शन स्पीच है और किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं बोला और वो कोई गरीब ने खुद को अमीर कहलाता है। और ऐसे लोग जो बाहर भाग गए और यहाँ जो डिफेंड कर रहे हैं उनको इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान किसी का भी नहीं है, लेकिन इस बात का उन्होंने तोड़ मरोड़ के जाति विशेष का मामला बनाया जा रहा है सर अब कि ओबीसी, यहाँ पे नड्डा साहब ने सीधे कहा है कि ओबीसी जाति का अपमान किया है। ओबीसी जाति का अपमान वो करते हैं, हजारों सालों से किए, सैकड़ों सालों से किए, आजादी से पहले भी करते आए, आजादी के बाद भी करते। ये बीजेपी, आरएसएस, नड्डा, मोदी जी, ये सभी लोग एक आरएसएस की फिलॉसफी को लेके बैकवर्ड को कुचल दिए यही लोगों ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हुए कि ये साजिश है, राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की सरकार के खिलाफ, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, वरिष्ठ नेता वकील कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी के पास सदस्यता पाने का कोई विकल्प क्या है? अभिषेक जी, क्या कोई विकल्प उनके पास बचता है जिससे वो वापस ये सदस्यता हासिल करें? अभी ये 30 दिन की मोहलत कोर्ट से भी मिली हुई है। देखिए, पहला इसका पक्ष है राजनीतिक, व्यापक पक्ष है, आयाम एक अलग है। राहुल गांधी नहीं, ये संस्थाओं के ऊपर जो एक असॉल्ट है, आक्रमण है इस सरकार का, मुक्त भाव से निडर रूप से बोलना, जो स्वतंत्रता से बोलने का मानव अधिकार है, उस पर है ये आघात। और बोलने के बाद डराना धमकाना, वो उस पर आघात। ये आपने बार बार देखा है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बोलते हैं निडरता से, खुले रूप से बोलते हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन पे, कभी जीएसटी पे, कभी चाइना को क्लीन चिट देने पे, और उनको फेक झूठे राष्ट्रवाद, आडंबरित राष्ट्रवाद के नाम पर एक बहाने के कारण अटैक किया जाता है। वो वापस आते हैं तो कहते हैं आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद संसद में बोलेंगे। वो 7 फरवरी को संसद में बोलते हैं तो उनको प्रिविलेजेस कमेटी भेज दिया जाता है। ऐसा तो कभी संसद का हुआ ही नहीं 70-75 वर्ष में। वो उसके बाद जो पहली बार देख रहे हैं आप कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो खुद कहता है कि जब तक ये पहले माफी नहीं मांगेंगे हम अवरुद्ध करेंगे, यानी सत्तारूढ़ पार्टी अवरुद्ध करेगी संसद को। ये विचित्रता आपको पहले ये विकृति देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दूसरा जो कानूनी पक्ष है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ तारीखों पे आप गौर करें। एक कंप्लेंट हुई थी 2019 में एक कर्नाटक वाले वारदात पे सूरत में। उसके बाद 2021 जून में राहुल गांधी जी गए खुद सूरत कोर्ट में, एक दूसरे मैजिस्ट्रेट थे। उसके बाद 2021 में वो गए, उसके बाद 2022 में यही याचक कंप्लेनेंट हाई कोर्ट जाके अपनी ही कंप्लेंट के विरुद्ध एक स्टे ले लेता है। यानी वो कहता है कि हाई कोर्ट द्वारा जो कंप्लेंट की प्रक्रिया चल रही है मजिस्ट्रेट को वहां रोकथाम हो जाए, ये उसकी रणनीति है अजीबोगरीब। ये होता है मार्च 2022 को। 1 साल तक वो कुछ नहीं करता, शांति से बैठा है। 7 फरवरी को वो व्यापक और बड़ी और महत्वपूर्ण और जबरदस्त स्पीच देते हैं राहुल गांधी इस वर्ष 7 फरवरी 23 को। 16 फरवरी को अचानक वही याचक जग जाता है, वापस हाईकोर्ट भागता है और कहता है कि जो मेरा स्टे था उस स्टे को आप वेकेट करिए और जो मैजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग उसको चलने दीजिए वापस। 16 फरवरी के बाद 27 फरवरी को वापस शुरू होती है और 23 मार्च यानी येस्टरडे, कल, वो निर्णय आ जाता है। ये अजीबोगरीब नहीं लगता आपको याचक का कॉन्डक्ट? ये तो आपका जो कानूनी प्रक्रिया हुई है सजा उन्हें सुनाने में, उसकी आपने व्याख्या की है, आपको ये खामियां दिखाई दे रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि
क्या उनके पास कानूनी रास्ता बचा है अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को चुनौती देने का, उसे पलटने का? स्पष्ट और स्वतंत्र बोलने से, और जो कंप्लेंट कर्नाटक में है उसके विषय में अगर आप सूरत में फाइल करते हैं तो एक प्रावधान है, बाध्य प्रावधान बनाया गया स्पेशली विधायिका द्वारा कि मैजिस्ट्रेट को 202 के अंदर ये जांच करनी पड़ेगी कि क्या उसका अधिकार क्षेत्र बनता है। मैजिस्ट्रेट नोट करता है इस आर्गुमेंट को, लेकिन कोई ऐसी जांच नहीं करता है। स्टे ऑफ कन्विक्शन मांगा है हमने, वो स्टे ऑफ कन्विक्शन मिलना चाहिए हमको कानून के अंतर्गत, और मुझे इसका आश्वासन है, विश्वास है, मुझे पूरा पता है कि ये मिलेगा। निश्चित रूप से जब कन्विक्शन का स्टे हो गया तो सदस्यता कैसे जा सकती है। धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ये साफ स्पष्ट करती हुई, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है उसमें जो प्रक्रिया फॉलो की गई उसमें उन्हें खामियां दिख रही हैं। इसी के साथ उसको चुनौती देने की तैयारी भी है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।